अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय A buffer solution is prepared by in which the concentration of NH3। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास, कलर चेंज किया जाए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 मतलब जो बेस है अपने पास उसी कंसंट्रेशन है 0.30 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मतलब जो सॉल्ट वाला आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.20 मोलर। उसके बाद कहा जाता है इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर NH3 मतलब बेस के लिए Kb कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन है बेसिक और अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं pH। तो pH क्या होता है Kb प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। स्क्रीन पे क्या हो गया भाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो हम यहाँ से अगर हम pH कैलकुलेट करें तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को इधर आओ सर, थोड़ा सा इधर इधर, तो हमें पता है कि हमें क्या क्या दे रखा है, pH हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिक बफर के लिए pH इक्वल टू Kb कितना है 1 अब नहीं ये pKb होता है, तो pKb इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵ प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दे रखा है। देखो सॉल्ट का क्या ही सीन हो रहा होता है, देखो ये जो NH4 है ना, तो NH4 प्लस किससे आता है अमोनियम क्लोराइड से, तो दिस इज़ द सॉल्ट, ठीक है। और NH3 क्या होता है बेस होता है, जो एनाइन और कैटायंस दे रखे होते हैं ना वो सॉल्ट वाले होते हैं। तो लोग और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितना दिया है, सॉल्ट का है 0.20 डिवाइडेड बाय ये दे रखा है नीचे बेस है 0.30, ठीक है। तो 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, 0 से 0 कैंसिल, तो pOH कितना निकल कर आएगा अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें pOH इक्वल टू ये कितना बचा है, हम इसको माइनस अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा log 1.8 प्लस log 10⁻⁵ प्लस इतना यहाँ कितना बचा log 2 माइनस ऊपर जाएगा तो log ऑफ 3, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में log 2.7 कुछ हिंट दे रखा है कि कितना है 0.43 है, तो हमें पता है pOH इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बाहर है, log 1.8 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो log देखो क्या किया जाना चाहिए, तो log और 18 36 में 3 का भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, कुछ अलग करना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस अब log 1.8 log 2 और log 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो मैं इसका लिख सकता हूँ log 1.8 प्लस में होता है तो गुणा हो जाता है डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 18.6 और 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 अभी चलने दो -5 और अंदर बचा है प्लस log 2 × 12 1.2, ठीक है 1.2 और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंदर 5 माइनस log 1.2, ठीक है। इतना हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें वैल्यू चाहिए होगी log 1.2 की, तो देखो हमें डाटा दे रखा है 9.08 9.43 8.73 और 11.72। तो अब हमें log 1.2 पता नहीं होता है तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि हम गिवन डाटा से एक्यूरेट आंसर निकाल सकें। तो यहाँ करेंगे हम 5 माइनस
log 1.2 को कितना लिख सकते हैं, log, यहाँ अलग कर लेते हैं, log दे रखा है 1.2, तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2.8 लिख सकते हैं, क्योंकि log 2.7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रखी है और log 4 - 2.8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 डिवाइडेड बाय log 4 डिवाइडेड बाय log 2.8, और log 4 कितना होता है, 2 log 2 तो 2.0/3 डिवाइडेड बाय log 2.8 कितना दे रखा है, 0.43। ठीक है, तो इस मेथड से लेंथी होता जा रहा है। तो इसको अगर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6/0.42। ठीक है, डेसिमल ऊपर गया, 100 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, 6 7 42, तो ये आ गया 7 कम 7 और 7 चौके 28, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 5 - 1.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.6। ठीक है, और 3.6 तो नहीं आएगा क्योंकि अगर हम pH निकालने जाएंगे तो pH कितना आएगा, 14 - 3.6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, और 14 में से अगर हम क्या कर दें, 4 घटा दें, तो ये आ जाएगा 10.4 के समथिंग। ठीक है, और 10.4 में देखो इसकी वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगी, वो आती है अपने पास 4.6 के अराउंड। तो हमने कहीं मिस्टेक की है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 9.4 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 10.4 दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, यहीं से तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट है और उसके लिए KSP दे रखा है, मतलब कैल्शियम सल्फेट है अपने पास, और वो कैल्शियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है, कैल्शियम +2 + SO4 - 2, और उसके लिए KSP गिवन है। तो KSP मतलब KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 - 2। ठीक है, अब यहाँ पर KSP कितना है, 9 × 10 डेज -6। अब उसने पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर 1 ग्राम। ठीक है, तो उसने 1 ग्राम के लिए हमें कितना कैल्शियम सल्फेट चाहिए होगा, उसने ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी पहले तो हमें पता है टाइम t इक्वल टू टी टाइम पर, है ना, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, चलो एक बार वापस करते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर c था 0 0, टाइम t इक्वल टू t पर c - s, इसकी सॉल्युबिलिटी s, इसकी s, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 कंसंट्रेशन ऑफ SO4 - 2। तो सॉल्युबिलिटी और KSP में रिलेशन क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S, तो कितना हो गया S²। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, √KSP। ठीक है, और हमें KSP कितना दे रखा है क्वेश्चन में, √KSP गिवन है 9 × 10 डेज -6। ठीक है, तो ये आ चुका है 3 × 10 डेज -6 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 3। अब यहाँ पर ये जो सॉल्युबिलिटी आई है, देखो यहाँ दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 1 मोल का वेट, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी हो सकता है कि ये मोल पर लीटर में हो, तभी तो हमें दे रखा है, और हमें पूछा है 1 ग्राम के लिए। तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, हम ग्राम पर लीटर में निकालेंगे, तो नहीं,
कहाँ गए, ये रहा। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ से ये रहा। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेस के लिए छोटा, और ये चलेगा ऊपर। तो अपने पास इसको करेंगे यहाँ, तो सॉल्युबिलिटी आ गई। अब हमें निकालना है ग्राम पर लीटर में, तो ये दे रखा है मोल पर लीटर। तो कैसे करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी दे रखी है किस में, मोल पर लीटर में, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो हम देखेंगे तो मोल से मोल कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो सेम चीज़ कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं ग्राम पर लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी कितना है, 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 136 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल कैंसिल, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 6 = 18, 3 3 और 1 10, 3 कम 3 और 1 408 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी आ गई इतनी। इस डाटा से क्या समझ में आता है कि 1 लीटर में कितना सॉल्युबल है, 408 × 10⁻³ ग्राम सॉल्युबल है। और हमें निकालना कितना है, 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1/408 × 10⁻³ और ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ / 408, 500, 204, और अगर हम रिड्यूस करें 250, 102, और अगर हम इसका भाग लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली देखो, सीधी सी बात, अगर हम इसको 100 मान लेते हैं नीचे, तो ऊपर कितना आएगा, 2.5। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.45 के अराउंड। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमें, 2.45 लीटर हमें क्या चाहिए होगा, कैल्शियम सल्फेट चाहिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं अपने पास। पहला ऑप्शन है दे हैव large excess of H+ or OH- ions, they have fixed value of pH, these give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali। चौथा ऑप्शन दे रखा है acid and alkalis in these solutions are shielded from attack by other ions। ठीक है, तो अगर हम चारों ऑप्शंस को अगर एक एक करके डिस्कस करें, तो पहला दे रखा है कि बफर सॉल्यूशंस के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों, दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H+ और OH- आयंस। ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, वहाँ पर कोई लार्ज एक्सेस नहीं होता, वहाँ पर H+ और OH- आयंस की एक लिमिटेड कंसंट्रेशन रहती है। दूसरा है दे हैव फिक्स वैल्यू ऑफ pH, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो, जो अपने पास बफर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो pH की एक रेंज में होते हैं। ठीक है, उनका फिक्स pH नहीं होता है ना, और pH की रेंज कितनी होती है, -1 to +1 के सराउंड रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़, चौथा ऑप्शन दे रखा है एसिड एंड एल्कलीज इन दी सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर साइंस। देखो, शील्डिंग का कोई केस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 अपने काम का है कि दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कलीज, इस चीज़ का मतलब क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में मान लो मैंने कोई एसिड ले लिया CH3COOH और इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये मुझे क्या देगा, रिएक्शन के बाद CH3COO माइनस, और साथ में क्या देगा ये, मेरे पास नहीं, हमने गलत कर दिया है। हमें क्या बनाना है, बफर सॉल्यूशन बनाना है। तो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसकी रिएक्शन किसी बेस से करानी होगी, तो यहाँ हम लेंगे NaOH। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस, और रिएक्शन करने के बाद CH3, और ये रिएक्शन के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग,
नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे। तो CH3COONA सॉल्ट ले लिया मैंने, इसको किस में डिज़ोल्व कर दिया है, हम इसको डिज़ोल्व करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। तो जैसे ही हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या लिया है, मिक्सचर लिया है, क्योंकि बफर के लिए हमें यही चाहिए होता है। क्या बनेगा, CH3COOH और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, OH-। तो क्या होते हैं, ऑप्शन थर्ड क्या कहता है कि दीज गिव अनआयोनाइज एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो अगर मान लो हमने इसमें बेस मिला दिया तो OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और वापस से अपने pH को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। क्योंकि pH बराबर क्या होता है, बफर्स का log pH = pKa प्लस log सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। तो अगर हमने एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, लेस, और लेस हो जाएगा तो वापस से ये क्या कर लेंगे, अपने pH को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दीज गिव अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। अगर हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये अपने pH को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 रिपीटेड ही है, ये भी करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये भी क्या है, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। तो देखो ये सारे एसिड्स हैं और ये सभी के सभी डिफरेंट एसिड्स हैं, तो इनमें हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ सल्फ़र कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -6, ये ऑक्सीजन -6, हाइड्रोजन प्लस का 2, तो सल्फ़र हो गया +4 में। यहाँ सल्फ़र कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में। Cl कौन सी स्टेट में है, +7 में है, और यहाँ Cl कौन सी स्टेट में है, +5 में। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है वो एसिड उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अगला अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिवन हाईएस्ट pH इन द वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम डिस्कस करें तो इनमें से कौन सा सॉल्ट हाईएस्ट pH देगा। तो अपने पास क्या दे रखा है, KCl। अगर मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, मेरे पास दे रखा है KCl। वाटर में अगर मैं डिज़ोल्व करूँगा तो ये क्या क्या देगा, KOH और HCl। दोनों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। pH कितना आएगा, 7। साथ में दे रखा है NaCl। इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करूँगा तो ये क्या देगा, NaOH और साथ में HCl। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। अगला दे रखा है Na2CO3। अगर इसकी बात करें तो सोडियम क्या देगा, NaOH, और CO3 क्या देगा, H2CO3। मतलब यहाँ पर जो होगा, ये पार्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, वीक एसिड। तो pH कैसा रहेगा, >7, क्योंकि इसमें से जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वही अपन कंसिडर करेंगे, तो pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा। लेकिन अपन फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं, CuSO4 है। जैसे इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, CuEH2, और दूसरा क्या बनाएगा, H2SO4। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है, तो ये कैसा होगा, वीक बेस। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH कैसा होगा, <7। तो यहाँ पर हाईएस्ट pH किसका होगा, Na2CO3 का। ठीक है।